नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैं हूं ओमकार चौधरी। कोशिश तो इस बार भी इनकी यही थी, शाहीन बाग जैसे दृश्य फिर से उत्पन्न कर सकें। मंशा भी थी, कोशिश भी थी, लेकिन वो फलीभूत होंगी या नहीं होंगी, ये अभी आने वाले 10-20 दिन बताएंगे। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद और कुछ दूसरे संगठनों ने इकट्ठे होकर के ये ऐलान किया है कि 11 अप्रैल से ऑल इंडिया लेवल पर, यानी पूरे देश में धरने, प्रदर्शन, आंदोलन जो है वो छेड़ा जाएगा। वक्फ संशोधन बिल जो पार्लियामेंट से पास हुआ और अब राष्ट्रपति की जो उस पर मोहर लगी और वो जो कानून बना है, इसके खिलाफ अभी केवल 3 स्टेट से जानकारी मिली है कि कुछ कुछ वारदातें इन्होंने की हैं। बल्कि ईद के दिन कुल मिलाकर के इन्होंने 8 प्रदेशों में हल्के फुल्के प्रदर्शन किए, विरोध प्रदर्शन किए। और अगर हम आज की और बीते कल की बात करें, यानी बीते कल की बात करें, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में इन्होंने वक्फ कानून पर, नए वक्फ कानून पर चर्चा कराने के लिए जिद की, प्रदर्शन किया, वक्फ कानून को फाड़ा और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने अपनी जैकेट फाड़ दी। और ये सारे दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि जो मामला सब जुडिशियल हो जाता है, यानी अगर किसी कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 12 याचिकाएं पहुंच चुकी हैं, तो हम इस पर अब चर्चा नहीं कराएंगे। और स्पीकर चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, जिसकी वहां सरकार है, इसलिए यह माना जा रहा है कि पार्टी के स्तर पर भले ही अपने विधायकों को हो हल्ला करने, प्रदर्शन करने, जो कानून बना है उसकी कॉपी फाड़ने या जैकेट फाड़ने या कुछ और फाड़ने की इजाजत भले ही फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने दी, लेकिन वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का इस समय स्टेटस क्या है और वहां पर वो किसी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं या बेवजह कोई सदन के भीतर प्रस्ताव पारित करके या जो नया कानून बना है उसे खारिज करने का प्रस्ताव पारित करके किसी तरह की नई मुसीबत मोल लेने के लिए संभवतः तैयार नहीं है। दूसरी घटना हुई है मणिपुर में। जो भारतीय जनता पार्टी के वहां के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मणिपुर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कानून संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की मोहर लगने का स्वागत किया था। उनके घर को आग लगा दी गई है। तीसरी घटना कलकत्ता की है, जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनका राज है। वहां हजारों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया है। ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि साहब ये अलग अलग प्रदेशों में हुई। जम्मू कश्मीर में हुई जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, कलकत्ता में हुई जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, और मणिपुर में हुई जहां इस समय राष्ट्रपति शासन है। यानी मैं ये मान करके चलूं कि केंद्र का ही शासन है, पर वहां जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जो आगजनी हुई है, जो हिंसा हुई है, जो लोग मारे गए हैं, उसके बाद अगर इस तरह की आगजनी होती है और किसने आग लगाई है ये भी शिनाख्त हो ही जानी है, हो ही गई होगी और कार्रवाई भी वहां
तय ही मानिए। अब सवाल ये आता है कि ये लोग ये जानते बूझते हुए भी कि एक चुनी हुई सरकार है, तीसरी बार की चुने हुई सरकार और प्रधानमंत्री हैं, और दोनों सदनों में उनका बहुमत है। ये कानून पारित कराते समय साबित हो गया। लोकसभा में 232 के खिलाफ 288 वोट पड़े और बिल पारित हुआ। इसी तरीके से राज्यसभा में 95 वोट बिल के खिलाफ पड़े और 128 वोट उसके पक्ष में पड़े। यानी दोनों सदनों में नरेंद्र मोदी सरकार का बहुमत है, तो उसको यह हक है कि वो इस तरह के कानूनों में संशोधन करे। और क्यों कर रही है, ये भी बड़े स्पष्ट तौर पर बता दिया सरकार ने। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में बताया, और जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी बताया, उनके प्रवक्ताओं ने बताया, उनके वक्ताओं ने बताया कि क्यों जरूरत पड़ रही है ये सब करने की। किस तरीके से लाखों एकड़ सरकारी जमीन और जो गैर मुस्लिम हैं उनकी भी जमीनें कब्जा रखी हैं अलग अलग वक्फ बोर्डों ने अलग अलग राज्यों में, और उनसे जो आमदनी दिखाई जा रही है वो ना के बराबर है, नॉमिनल से है, यानी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई निगमन भी नहीं है, किसी तरह का किसी को कोई जानकारी नहीं है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं है। सेक्शन 40 के तहत जो मनमानी और गुंडागर्दी और ये जो भू माफियागिरी होती आ रही थी उस पर अंकुश लगाने के लिए ये कानून लाया गया है। लेकिन वही लोग, वही ताकतें और वही पॉलिटिकल पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण के बल पर ही अपनी राजनीति को आगे चला रही हैं, बढ़ा रही हैं और उसी पर जिंदा हैं, जीवित हैं। भूमाफिया जो वक्फ बोर्डों पर भी काबिज हैं, जो इन जमीनों की बंदरबाट करते हैं, लीज पर देते हैं, किराए पर देते हैं, और बहुत सारी जगहों पर तो वक्फ की जमीनों को बेच भी डाला गया है, और लाखों एकड़ जमीन ऐसी है जिनके वैध दस्तावेज इनके पास नहीं है। तो ये लोगों को क्या कह करके भड़का रहे थे, आपके मदरसे छीन जाएंगे, आपकी मस्जिदें छीन जाएंगी, आपके कब्रिस्तान भी छीन जाएंगे, यतीम खाने भी छीन जाएंगे। यानी उनकी धार्मिक भावनाएं भड़का करके उनको उकसाना, भड़काना, सड़कों पर उतारना। यानी मंशा इनकी फिर से पूरे देश में ही शाहीन बाग जैसे दृश्य पैदा करने और सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने, समाज में तनाव पैदा करने और देश की छवि पूरी दुनिया में खराब करने के हैं। और ये सब वो लोग हैं जो अपने अपने राज्यों में या तो बेस खो चुके हैं, आधार खो चुके हैं, या खोने के कगार पर पहुंचे हुए हैं। इस बार जो इनकी बयानबाजी हुई है, मैं राहुल गांधी का बयान देख रहा था, इन्होंने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों पर हमला करता है और भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल कायम करता है, यानी ईसाइयों को और दूसरे लोगों को। बिल पास होने के बाद आरएसएस ने जब कैथोलिक चर्च की जमीन पर फोकस कर लिया है, अब कैथोलिक चर्च की जमीन पर फोकस कर लिया है, आरएसएस को अपना ध्यान ईसाइयों को और मोड़ने से ज्यादा समय नहीं लगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इनकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सरकार का इरादा ठीक नहीं है, वक्फ लैंड किसको देंगे ये सामने नहीं आया, व्यापारियों को देंगे मुझे पता नहीं, अंबानी अडानी जैसे लोगों को खिलाएंगे,
मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं, इसे आप वापस ले लें, इसे प्रेस्टीज इशू ना बनाएं, मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं, संविधान के खिलाफ है। और ये आप देखें, महबूबा मुफ्ती, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अल्पसंख्यकों मुसलमानों की संस्था है, इसे इस तरह से बुलडोजर करना और राज्यसभा में पारित करना, मैं समझती हूँ डाका डालने के बराबर है, जो बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। ये सैयद रूहुल्लाह मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद, भाजपा को मुसलमानों के लिए बोलने का कोई नैतिक और राजनीतिक अधिकार नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही, ऐसे ऐसे बयान इन्होंने दिए हैं, और मोटो क्या है, ध्येय क्या है, मकसद क्या है, मुसलमानों को किसी तरीके से भड़काना। ये साहब देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लेटर, 2 पेज का, इन्होंने चिट्ठी लिखी साहब, और इसमें लंबी चौड़ी बातें कही हैं। और क्या कहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शनिवार शाम को वक्फ बिल के विरोध में 2 पेज का लेटर जारी किया और 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। इन्होंने कहा कि हम सभी धार्मिक, समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक संशोधन पूरी तरीके से निरस्त नहीं हो जाता। और वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरीके से उजागर कर दिया है। कुछ दृश्य जो आए हैं अभी तक के प्रदर्शन वगैरह के ये हैं, और ये विधानसभा का, जम्मू कश्मीर का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार इनके इरादों से परिचित नहीं है या अवगत नहीं है। इस बार अगर ये शाहीन बाग जैसे हालात पैदा करने की कोशिश करेंगे 11 अप्रैल से, जो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे और ऐसे संगठन, वैसे संगठन, ये संगठन सब मिलकर के ये काम करेंगे, और जाहिर है इनके दबाव में आकर के बहुत सारे सो कॉल्ड सेकुलर दल, पार्टियां, उनके नेता जिनको इनके वोट चाहिए, उन वोटों के बिना ये जिंदा नहीं रह सकते, जिंदा रहने की कल्पना नहीं कर सकते, तो वो भी इनको मदद करेंगे जगह जगह। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछता हूं इन लोगों से कि ये आंदोलन कर पाएंगे क्या? और जैसी मनमानी इन्होंने शाहीन बाग में की थी, अब कर पाएंगे क्या? अब तो दिल्ली में भी वैसे सत्ता बदल चुकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वैसे पुलिस तो पहले भी होम मिनिस्ट्री के तहत ही थी, अब भी है, लेकिन चीजें बदल गई हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी इनकी हर तरह की मदद करने में लगी हुई थी ताकि मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, बदनाम किया जाए, देश में विदेश में उनकी छवि को खराब किया जाए, उनको मुसलमान विरोधी साबित किया जाए। और बहाना क्या था शाहीन बाग के समय कि जो CAA कानून लाया गया है ये मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों की नागरिकता इससे छीन ली जाएगी। वैसे अमित शाह जब इस वक्फ संशोधन बिल पर बोल रहे थे तो उन्होंने इनको एक्सपोज करने में कोई कसर छोड़ी भी नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो ट्रिपल तलाक, फिर से डर, CAA आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, मान्यवर, मैंने बहुत झेला है,
ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। और आज भी झूठ बोल रहे हैं, आज भी झूठ बोल रहे हैं। आपके मदरसे छीन जाएंगे, कब्रिस्तान छीन जाएंगे, यतीम खाने छीन जाएंगे, आपकी मस्जिदें छीन जाएंगी, किसी का कुछ नहीं छीनने वाला है। इनकी मठाधीशी छीन जाएगी। ये जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, ये जो घोटाले कर रहे थे, ये जो वक्फ की जमीन से पैसा कमा रहे थे, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे थे, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। और जिन जमीनों के इनके पास कागज नहीं है, जो इन्होंने गलत तरीके से कब्जा रखी हैं वक्फ की बता करके, वो सारी जमीनें भी इनसे छिन जाएंगी और वापस सरकार में समाहित हो जाएंगी। इसलिए चिल्ला रहे। और जब ये सब इनके आमदनी के जरिए खत्म हो जाएंगे तो ये लोग भी सड़क पर आने की स्थिति में होंगे। और इस पैसे से जो देश विरोधी ताकतों को ये वित्त पोषण करते थे, वो भी सारे धंधे बंद हो जाएंगे। और मेन मकसद भी इस कानून को लाने का यही है। अब जॉर्ज सोरोस भी नहीं है, अब डीप स्टेट भी इनकी फंडिंग नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे फंडर थे वो भी गायब हो चुके हैं, यानी ये लोग कमजोर पड़ चुके हैं। और अभी कोई लोकसभा का चुनाव भी नजदीक नहीं है। 4.5 साल पड़े हैं नरेंद्र मोदी के अभी तीसरे कार्यकाल के। 2029 में जाकर के चुनाव हैं। उससे पहले 2027 में जरूर एक उत्तर प्रदेश में आएगा, जब ये फिर से वैसा ही खेल करने की कोशिश करेंगे जैसा इन्होंने 2022 में भी किया था कि योगी जी को किसी तरीके से रोको तो फिर मोदी जी को रोक देंगे 2024 में, पर उसमें भी ये कामयाब नहीं होंगे। यानी जितने अभी और काम होने हैं, अभी एनआरसी भी आएगा, अभी यूसीसी भी आएगा, तब तक तो यानी 2029 तक तो इनको इतनी बार सड़कों पर उतारेंगे मोदी जी और अमित शाह, इनका दम फूल जाएगा। और जो थोड़ा बहुत जोड़ रखा होगा ना इन्होंने, वो सब भी खत्म हो चुका होगा। और फॉरेन फंडिंग ऑलरेडी बंद हो चुकी है, यूएस एड बंद हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप उसको बंद कर चुके हैं। तो ये इस बार आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट भी नहीं रोक पाए, पार्लियामेंट को रोक नहीं पाए, क्योंकि इनके अंदरूनी हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं, एक दूसरे के साथ अब चलने को भी तैयार नहीं है। तो ये जरूर 12 याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम इसकी सुनवाई करने का फैसला करेंगे जल्दी ही। और अभी एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं। जगह जगह वो होता है ना कि किसी झील के किनारे या तालाब के किनारे बैठ करके जो शांत पड़ा पानी है उसकी गहराई कितनी है या उसमें स्पार्किंग कितनी है, लहरें कितनी उठेंगी, ये देखने के लिए कई बार उसमें ईंट पत्थर डाले जाते हैं, ढेला फेंका जाता है। तो अभी ये जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ है, या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का घर जलाया है, या कलकत्ता में जो ये प्रदर्शन किया है एकजुट होकर के, ये केवल टेस्ट कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं। क्योंकि जुमा अलविदा में पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि सब काली पट्टी बांध के जाओ, नहीं गए लोग, बहुत कम गए। ईद के दिन भी उन्होंने यही कहा था, तो भी वो नहीं गए। इसका मतलब ये है कि इनकी बातें अब आम मुसलमान तो नहीं सुन रहा है। और अभी 11 अप्रैल से जो कह रहे हैं कि देशव्यापी आंदोलन होगा, उसमें और पता लग जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो
और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।